जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। शरीर में कई तरह के अंग होते हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं, और सबसे ज़रूरी हिस्सा हमारे शरीर का अगर कहा जाए, जिसके ऊपर ये शरीर टिका हुआ है, वो हमारे पाँव होते हैं। और कहीं ना कहीं हम इनकी देखभाल करने में चूक कर जाते हैं, कमी कर जाते हैं, और उसके कारण से पाँव में काफ़ी तरह की तकलीफ़ आती हैं, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये शरीर का इसलिए अहम हिस्सा है कि सारे शरीर का बोझ हमारा यही उठाते हैं, यही हमें चलाते हैं, हर जगह पर लेकर हमें पहुंचते हैं, और इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी तरह के दर्द होते हैं, एड़ी का दर्द, पाँव के ऊपर दर्द, पाँव के नीचे दर्द, पाँव की उंगलियों में दर्द, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये क्यों आती हैं, ये प्रॉब्लम्स, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, इन सभी विषयों पर ये हमारे साथ चर्चा करेंगे। इनका नाम है डॉक्टर अरीबा अहमद, जो कि पेशे से पाँव के और एड़ी के ये स्पेशलिस्ट भी हैं और सर्जन भी हैं। डॉक्टर अरीबा अहमद जी, आइए इनके साथ मुलाकात भी करते हैं और पहले इनका स्वागत करते हैं। जी डॉक्टर अरीबा जी, नमस्कार, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? हेलो जी, बिल्कुल ठीक जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और डॉक्टर अरीबा, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सवाल होते हैं पाँव को लेके, कैसे पाँव को ठीक रख सकते हैं, पाँव में दर्द क्यों होता है, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स। और जब तक ये ठीक रहते हैं तब तक हमें पता नहीं होता कि इनकी क्या अहमियत है। एकदम से जब दर्द स्टार्ट होता है तब पता चलता है कि ये कितना ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, तब हमें इनकी वैल्यूज़ का भी पता चलता है। और इस तरफ जाने से पहले पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ पर आपने अपनी शिक्षा, अपनी तालीम कहाँ पर आपने प्राप्त करी और कहाँ पर आपने प्रैक्टिस की? तो मैंने तो अपना एजुकेशन स्टार्ट किया फ्लोरिडा में। मैं वहाँ एलिमेंट्री स्कूल गई, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज भी वहीं गई। फिर मैंने मेडिकल स्कूल भी मायामी फ्लोरिडा में किया, और फिर मैं न्यूयॉर्क में आई, लॉन्ग आइलैंड में, और मैंने अपनी रेजिडेंसी की। 3 साल की रेजिडेंसी थी लॉन्ग आइलैंड, माउंट साइनाई, साउथ नासौ में की। और अब फिर मैंने प्रैक्टिस किया मैनहट्टन में। मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन फिर पेंडेमिक की वजह से मुझे फ्लोरिडा जाना पड़ा, और अब मैं वापस आ गई हूँ। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क दोनों जगह काम कर रही हूँ आजकल। जी। और सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पाँव में जो दर्द एकदम से स्टार्ट हो जाता है, इसके क्या कारण रहते हैं, क्या क्या रीजंस रहते हैं, किस कारण से ये पाँव में दर्द होता है? तो पाँव के बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सारा आपका वेट आता है बॉडी का पाँव के ऊपर। तो पहले तो होता है कि आप जैसे चल रहे हैं, टेंडनाइटिस हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, बनियंस बन सकते हैं आपकी आर्च की वजह से, एक हील इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको प्लांटर फैशियाइटिस बोलते हैं, वो हो सकता है आपको। डायबिटिक्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज होते हैं जो कि पाँव में बहुत सारे कंडीशंस पैदा करते हैं। जी। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पाँव में पेन हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि एक इंसान घर पे बैठा है, कभी उसको पाँव में दर्द नहीं हुआ, एकदम से उसके पाँव में दर्द जो है स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि ठंडे पानी में पाँव रखो, टकोर करो, कुछ कहते हैं कि थोड़े गर्म पानी में करो। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरह से फर्स्ट ट्रीटमेंट इंसान का क्या होना चाहिए एकदम जब घर पे ये दर्द स्टार्ट हो गया, क्या करना चाहिए? तो मैं बोलूँगी कि पानी का टेम्परेचर आप डेफिनेटली चेक करें। अगर आप डायबिटिक हैं, आप अपने चेक करें अपने एल्बो से, जो कि कोनी बोलते हैं, राइट जी। कोनी से अपने चेक करें अगर आप डायबिटिक हैं। बिकॉज अगर पानी का टेम्परेचर से चेक करें, पानी का टेम्परेचर, बिकॉज अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी जो सेंसेशन है ना, आपको फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको जैसे हम उंगली डाल के देखते हैं पानी में, वो पता नहीं चलेगा, वो नहीं पता चलेगा। डायबिटिक्स अपने पाँव को जला देते हैं, पाँव को, बिकॉज वो लोग सेंसेशन नहीं टच जैसे फील नहीं कर सकते। तो डायबिटिक्स के लिए मैं बोलूँगी कि टेम्परेचर आप चेक करें, पानी में वार्म वाटर में 15 मिनट तक एप्सम सॉल्ट सोक्स करें। अगर आपको बहुत पेन है कहीं पर भी पाँव में, तो उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और फर्स्ट एड यही है कि आप आइबोप्रोफेन जैसे कि बोलते हैं हम यहाँ पर, वो ले लें, और एस बैंडेज, एस रैप लगा लें अगर आपको जैसे कोई एंकल स्प्रेन या टेंडनाइटिस का कोई प्रॉब्लम है। तो ये फर्स्ट एड मेरे लिए, मैं ये रेकमेंड करूँगी।
जी, सबसे पहले अगर आप घर में हो तो आप और आइस जी, हर चीज़ का, डायबिटिक्स के लिए आइस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए कोई भी इंजरी हो सबसे पहले आइस लगाएं। आइस पैक लगाना चाहिए, आइस लगानी चाहिए, कुछ भी लगा कुछ भी सकते लगा लें, डायरेक्टली कोई भी इंजरी हो तो सबसे पहले फर्स्ट 24 आवर्स आइस इज़ रिकमेंडेड। हैं। जी, और ठंडे पानी में पाँव भी रख सकते हैं या आइस डाल के पानी में ऐसे। आइस में थोड़ा, हाँ, 10-15 मिनट्स इज़ रिकमेंडेड। जी, और इससे थोड़ा उसको आराम मिल सकता है, उसके बाद फिर जो है डॉक्टर के पास फिर जाएं, डॉक्टर के पास, अगर फिर भी दर्द नहीं हटता तो। एग्जैक्टली। जी, और अगर ये बात करें, जैसे आपने बात करी कि सबसे पहले हम आएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ जो है काफ़ी लोगों को आजकल ये पाई जाती है, शुगर जिसको हम बोलते हैं, हर तकरीबन तीसरे चौथे शख्स में डायबिटीज़, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, वो उसको होती है। तो डायबिटीज़ में कहा जाता है कि सबसे पहले जो डायबिटीज़ है या आँखों पे असर करती है या पाँव पे असर करती है, इन दोनों चीज़ों को कहते हैं बचा के रखना ज़रूरी होता है। तो पाँव पे डायबिटीज़ सबसे पहले कैसे एक अपना असर करती है? तो डायबिटीज़ बहुत अफेक्ट करती है पाँव को, इसीलिए हम लोग का पूरा प्रोफेशन बनाया गया है अमेरिका में। और सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज़ के बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हर 3 महीने अपने पाँव के डॉक्टर के पास जाएं और अपने नेल्स को कोई भी जैसे सही रखें, कोई भी इन्फेक्शन हो पाँव में, जैसे सोर्स, छोटे ज़ख्म हो, उसको आप देखें कि कहीं पर नहीं है। कैलसेस बन जाते हैं पाँव में, उसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप शेव करें, बिकॉज़ अगर कैलस जो कि फॉर्म होता है प्रेशर की वजह से, अगर वो प्रेशर की वजह से फॉर्म हो रहा है आपके पाँव में, तो उसको शेव करना मस्ट है। बिकॉज़ अगर वो नहीं हुआ शेव तो फिर वो ज़ख्म बन जाता है और ज़ख्म इन्फेक्शन बन जाता है, और इसी तरह हम लोग टोज़ एम्पूटेट करते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ आपकी सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, आपके नर्व्स को अफेक्ट करती है। तो यही है कि आप अपना सेंसेशन चेक कराते रहें अपने पाँव के डॉक्टर से, और सर्कुलेशन भी टेस्ट कराते रहें। जी, तो डायबिटीज़ में जैसे आपने कहा कि एक डायबिटीज़ हम सुनते हैं कि जैसे अल्सर हो जाता है, जैसे कहते हैं अल्सर, कई बार इतना भी कहते बढ़ जाता है कि पाँव की जो टोज़ हैं, जो उंगलियां जिसे कहते हैं, वो तक कई बार काटनी पड़ जाती हैं डायबिटीज़। तो वो कैसे होता है अल्सर? तो एक मैं आपको, जैसे कि एक ये देख सकते हैं आप कि इन्फेक्शन हुआ, राइट? जी। एक छोटा सा ज़ख्म हो गया पाँव पे, जैसे कि कोई वेट, आप जिम पे गए, कोई डायबिटिक है, जी। वो जिम पे वर्कआउट कर रहा है और अचानक से इतनी हैवी वेट गिर गया इसके पाँव पे, तो ये आपने जो देखा था अभी टीवी पे, रेड हॉट स्वोलन फुट, पूरा इन्फेक्शन है, वो देख सकते हैं कि आप कितना बुरा इन्फेक्शन था। और फिर एक्सरेज जो कि हैं ऊपर, ये देख सकते हैं आपके गैस है, और ये एक्सरे में नज़र आ रहा है कि पूरा गैस आपके ऊपर पाँव में, ये जो आपने बबल देखा था, ये डायबिटीज़ की वजह से हुआ। कि ये आप जो ब्लैक कलर का बबल देख सकते हैं एक्सरे में, ये गैस है जो कि हम लोग को सर्जरी करनी पड़ती है और ड्रेन करना पड़ता है इतना सारा पस, और पस निकलता है और फिर इसको हम लोग क्लीन आउट, वॉश आउट करते हैं सर्जरी में, ऑपरेटिंग रूम में, और फिर आईवी एंटीबायोटिक्स में रखते हैं। और अगर ये राइट टाइम पे नहीं आप पहुँचे हॉस्पिटल तो आपको पूरा पाँव काटना पड़ सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन स्प्रेड अप द लेग गया तो फिर आपका बिलो द नी एम्पूटेशन करना पड़ता है हमें, जो कि बेसिकली हम लोग सैल्वेज टीम बोलते हैं कि हम लोग जी। पाँव को सेव कर रहे हैं। तो जैसे कि ये एक सिनेरियो था, एक एग्जांपल था कि डायबिटीज़ किस तरह आपको अफेक्ट कर सकता है। राइट। और अक्सर ये देखा गया कि जब हम पाँव वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पेशेंट्स के जो नेल होते हैं वो भी वो खुद काटते हैं। तो ये किस कारण से वो जो नेल होते हैं वो खुद काटते, पेशेंट्स क्यों नहीं काट सकता खुद अपने नेल? तो यही है कि अगर आप जैसे सलॉन्स पे चले जाते हैं तो बहुत दफ़ा सलॉन्स आपके कॉर्नर को बहुत डीप काट देते हैं। अगर बहुत डीप चले गए तो फिर वो पस की इन्फेक्शन बन जाता है, और फिर उसके लिए हम लोग के पास आते हैं ये लोग, और फिर हमें इनको एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ता है। तो यही है कि हम लोग के पास आते हैं, हम लोग बस स्ट्रेट काटते हैं इनको ताकि ये इन्फेक्शन नहीं हो। और अगर पुअर सर्कुलेशन है, इनका सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, और अगर ये लोग खुद से इन्होंने काट दिया तो वो इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि इनका टो, इट कैन ब्लीड टू डेथ बोलते हैं ना, जैसे कि आपका टो इतना ब्लीड हो सकता है कि आपका पूरा टो डाई हो सकता है, गैंग्रीन बन जी। सकता है। तो इसलिए हम लोग
नेल कटिंग तो और इसलिए ट्रिमिंग करते क्योंकि हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को खुद को नीचे कई बार वो फीलिंग्स नहीं होती जो टोज में कैसे पता नहीं चलता, Exactly. इसलिए वो आप रिकमेंड करते हैं कि जो डॉक्टर से उसके पास ही जाके वो नेल्स वो कटवाने चाहिए, Exactly. ताकि कहीं भी अगर कोई नेल ज़्यादा ना कट जाए जिसके कारण वो इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकता है, या ब्लीडिंग अगर होने लगी तो हाँ। आप रोक नहीं पाएंगे उसे। हाँ, बहुत दफ़ा यही होता है कि लोगों की एक छोटी सी मिस्टेक की, ये लोग ने बहुत डीप टोनेल कटिंग कर दी और उसकी वजह से ये लोग को पता भी नहीं होता, वो ज़ख्म रहता है, बहुत दिन हो जाते हैं और फिर हमें ये पूरा इनका टो एम्प्यूटेट करना पड़ता है, पूरा टो काटना पड़ता है, जो कि हम लोग अगर हमारे पास आते तो हम लोग ये स्टॉप कर सकते थे, जी इनका टो बिल्कुल, सेव कर अगर सकते टाइम थे। पर वो सही कहते हैं इलाज ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो वो सब कुछ हर चीज़ का बचाव हो सकता है। और उसके बाद अल्सर का आप कैसे इलाज करते हैं, कैसे इसको ठीक करते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, और भी पाँव से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अरीबा अहमद के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरीबा अहमद, जो कि पाँव के डॉक्टर हैं। पाँव रेडी में दर्द क्यों होता है, क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, बात वहीं पर आती है कि सिर्फ सही टाइम पर सही चीज़ अगर हमें पता होती है तो इस चीज़ का इलाज हो सकता है। इन सभी बातों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर अरीबा जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि कैसे एक अल्सर हो जाता है डायबिटीज़ में, और उसको फिर आप क्या क्या वो सूरत ले सकता है, इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसको आप कैसे इलाज करते हैं, अल्सर को कैसे आप कंट्रोल करते हैं, कैसे ठीक करते हैं? क्योंकि हमारे एक जानने वाले उनके मदर इन लॉ यहाँ पे आए थे, तो हमने देखा वो डॉक्टर के पास गए, सेम प्रॉब्लम थी, उनको डायबिटीज़ थी और अल्सर था, लेकिन इतना अच्छे तरीके से इलाज किया गया कि लगभग 5-6 वीक में बिल्कुल अल्सर ठीक हो गया, बिल्कुल स्किन नॉर्मल हो गई। तो ये किस तरह से आप ये सारा कुछ करते हैं? तो ये अल्सर केयर तो हमारी डेली रूटीन है। अल्सर केयर का यही है कि हम लोग एक डिब्रीडमेंट्स बोलते हैं कि सारा जो वूंड होता है ना, उस पर सारा डेड टिश्यू है, उसको ब्लेड से सारा ब्लीडिंग बेस, मतलब खून इसका निकालना, ब्लीडिंग बेस मस्ट है। तो जब ये होता है अल्सर का, तो फिर जैसे ही खून हम लोग लाते हैं ना ज़ख्म के ऊपर, जी तो वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये आने लगता है और फिर इसके ऊपर हम लोग अच्छे वूंड केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं वूंड केयर प्रोडक्ट्स, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो उसको वीकली हम लोग ये करते रहते हैं ट्रीटमेंट, तो उससे बहुत ही बेहतर पेशेंट्स बहुत जल्दी हील होते हैं। और बोलते हैं कि अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है 4 हफ्ते के बाद, तो आपको चेंज करना चाहिए वूंड केयर प्रोडक्ट्स। अगर ये नहीं, वूंड इससे नहीं हील हो रही, तो फिर चेंज करो, आप कोई और चीज़ यूज़ करो। तो सर्कुलेशन मस्ट है कि आप अपने हम लोग अगर जैसे कि कोई बहुत सारी वूंड्स होती हैं जो हील नहीं हो रही हैं, तो कोई रीज़न है कि क्यों नहीं हील हो रही, इनकी मे बी न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो फिर हम लोग न्यूट्रिशन इनका ठीक करते हैं। इनकी सर्कुलेशन सही नहीं है ब्लड की, तो ब्लड रिस्टोर करते हैं। तो खुद ब खुद ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है वूंड केयर के लिए। जी, और डॉक्टर भी कई बार हमने देखा कि जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, उनके पाँव में काफ़ी स्वेलिंग रहती है। तो पाँव में ये स्वेलिंग का क्या कारण रहता है और इसको कैसे आप ठीक करते हैं? डायबिटिक्स क्या बोल रहे हैं ना? जी तो डायबिटिक्स के पाँव की स्वेलिंग तो बहुत कॉमन है, और स्वेलिंग इन जनरल आपके पाँव में क्यों हो रही है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसीलिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक जो मेन रीज़न है जो डायबिटिक्स को स्वेलिंग होती है, वो है कि आपकी छोटी छोटी स्पाइडर वेन्स बनने लगती हैं एंकल के पास। तो वो यही है कि आपको वीनस स्टेसिस जो डिजीज़ बोलते हैं, आपकी सर्कुलेशन थोड़ी सी कम होने लगती है, तो इसके लिए आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हम लोग पहनाते हैं, जिसकी वजह से सारा आपका स्वेलिंग कंट्रोल रहता है। जितना आप डायबिटिक्स को बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस तरह हम लोग कंट्रोल करते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग से। प्रिस्क्रिप्शन कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हम देते हैं। और फिर प्राइमरी केयर, या हम लोग इनको अगर इनको ज़रूरत होती है तो हम लोग जैसे कि स्वेलिंग कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस पे भी रख देते हैं इनको, ताकि स्वेलिंग कंट्रोल हो जाए। जी, क्योंकि ये इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। जिसको भी डायबिटीज, अगर पाँव देखो काफ़ी स्वेलिंग हुई होती, काफ़ी एक बड़े पाँव हो जाते हैं, इतना हुआ होता, देखने
देखने से एक डर लगता है आदमी को। हाँ तो वो लगता है कि अगर इसका सही इलाज मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जी बहुत दफ़ा इजी फिक्स है, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बहुत दफ़ा हील कर देता है ये प्रॉब्लम को। जी। और आपने एक बात और बताई थी कि जो पाँव के रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें एक बनियन होते हैं, ये क्या होता है बनियन? तो बनियन जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो आप देख रहे हैं कि आपकी जो उंगली है, ये जो जॉइंट है आपका पूरा निकल आता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है शूज़ पहनने में और बहुत मुश्किल होती है, आप ढूंढ ढूंढ के आप शूज़ भी नहीं फाइंड कर सकते हैं कि आप फिट नहीं कर सकते। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल में, स्पेशली यंग लड़कियों में भी बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज उनको हील्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनना। तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं सर्जरी से, जो कि मैं आपको पोस्ट आप पिक्चर दिखाती हूँ, जैसे कि दूसरी पिक्चर आ रही है जी। इसको हम लोग ने फिक्स कर लिया, तो इसकी बोन करिंग कर दी साइड पे से, और फिर हम लोग ऊपर से 2 स्क्रूज लगाते हैं और ये बनियन स्ट्रेट टो हो जाता है। और बहुत दफ़ा इस जॉइंट में आर्थराइटिस भी हो जाता है बिकॉज आपका बनियन बन चुका होता है। तो यही है कि सर्जरी रेकमेंडेड होती है, लेकिन सर्जरी से पहले आपको ये रेकमेंड करते हैं हम कि ये आप पहने। ये एक्चुअली कस्टम इंसर्ट्स हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन है कि आपका एक्सरे लेते हैं और फिर ये आपके कस्टमाइज आपके फुट के लिए ये बनाते हैं हम। जी। तो पहले सर्जरी से पहले ये ट्राई करना मस्ट है। बहुत दफ़ा 80% ऑफ द टाइम अगर आपका बनियन इतना माइल्ड है तो बहुत दफ़ा ठीक हो जाता है, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको बहुत पेन है, आपको ठीक नहीं हो रहा और हर वक्त आपको कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, तो फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। और सर्जरी के बाद भी आपका बनियन वापस आ सकता है अगर आप ये नहीं पहनते तो सर्जरी से पहले ये मस्ट है ट्राई करना। अगर ये ठीक नहीं होता तो आप सर्जरी करें, और सर्जरी के बाद भी ये पहनना ज़रूरी है ताकि हम लोग मेंटेन कर सकें करेक्शन, ताकि वो बनियन वापस से नहीं आए। बिल्कुल। और डॉक्टर रीबा, आप ये बता रहे हैं कि ये कस्टम मेड है, ये बिल्कुल आप जैसे साइज लेकर वो आप बनवाते हो। Yes. और ये एक्सपेंसिव रहते हैं या कैसे रहते हैं? हाँ, ये बहुत ही महंगे होते हैं एक्चुअली, बिकॉज ये आपकी जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेसेस फॉर योर टीथ और आई ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसी तरह ये प्रिस्क्रिप्शन डिवाइस है आपके पाँव के लिए। बिकॉज हम लोग जैसे एज होते हैं, हम लोग की सबके पाँव में बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, तो ये करेक्ट करता है। ये आपका न्यूट्रल पोजीशन है जो आपके पाँव के लिए बना गया है। तो जितना आप पहनेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो आप कोई और नहीं पहन सकता आपका ये कस्टम डिवाइस। जी। और आप ये जो बता रहे हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और ये इंश्योरेंस से कवर होते हैं या कैसे खुद पे करना पड़ता है? डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर। मोस्ट इंश्योरेंसेस कवर करते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर नहीं कवर करते तो फिर आपको बाय करना पड़ता है डेफिनेटली। और ये जो आप बता रहे हैं कि ऑर्थोटिक्स, ये इसको हम जैसे हिंदी पंजाबी में वो एक बोलते हैं शूज़ के बीच में डालने वाला पतावा भी कह देते हैं हम। अक्सर हम फार्मेसी पे जाते हैं, ये तो वैसे पड़े होते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर वो लेके हम काम चला सकते हैं, वो भी अपने शूज़ में डाल सकते हैं या नहीं? नहीं, वो अच्छे नहीं होते, इसलिए कि वो फैक्ट्री मेड होते हैं, वो कस्टमाइज आपके पाँव के लिए नहीं होते। ये मस्ट है बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें आपकी करेक्ट करता है, आपका बैक, आपके शोल्डर, सब कुछ, आपके हिप्स। अगर आप ये अर्ली, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो बॉर्न होते हैं वो फ्लैट फुटेड, ओवर द टाइम आप फ्लैट फुटेडनेस आपको ख़त्म हो जाता है जैसे आप किड्स ग्रो अप होते हैं। तो अगर आप चाइल्डहुड में इनको स्टार्ट कर दें जब आप फ्लैट फुटेड हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स डाउन द लाइन नहीं होते। तो इसलिए हम लोग किड्स को भी कस्टमाइज्ड इंसर्ट्स देते हैं ताकि वो इनकी आर्च डेवलप हो जाए, बिकॉज इनके बोन्स ग्रो हो रहे होते हैं। तो ये इसीलिए ये चीज़ें महंगी होती हैं, बिकॉज ये कस्टमाइज हैं टू योर फुट। जी। और जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं कि किसी ज़्यादा एज वाले को ये इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। छोटी एज में भी कई बार आपने कहा कि बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, और उनको भी आप ये रिकमेंड करते हैं जो ऑर्थोटिक्स हैं, आप कस्टम मेड बना के उनको देते हैं और उससे इस चीज़ का इलाज हो सकता है। जी, तो डेफिनेटली मैं किड्स तो बहुत सारे पीडियाट्रिक किड्स देखती हूँ जिसको अर्ली ऑन चाइल्डहुड में ये स्टार्ट कर देते हैं, और अगर जल्दी आप कैच कर लो फ्लैट फुटेडनेस, और अगर ये किड्स को
अर्ली ऑन मिल जाता है। ये देख सकते हैं कि इसमें आर्च है और बहुत सारे किड्स बहुत फ्लैट होते हैं, तो अगर इनके बोन्स मोल्डेबल होते हैं, तो अगर हम लोग अर्ली ऑन इनको स्टार्ट कर दें तो अडल्टहुड में इनको पेन नहीं होगा। जी, और ये काफ़ी ज़रूरी है अगर बच्चों को हम चाहते हैं कि बिल्कुल हेल्दी रहे, क्योंकि पाँव एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे शरीर का। अगर ये ठीक है तो सारा शरीर जिसने अपने ऊपर लेकर वजन चलना है वो सब कुछ ठीक रह सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ हम शायद कहीं ना कहीं चूक कर जाते, ध्यान ही नहीं देते इस तरफ, और ये बहुत एक ज़रूरी अहम हिस्सा है हमारी बॉडी का जिसकी तरफ हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वैल्यूज़ का पता तब चलता है जब उसमें दर्द होता है, फिर पता चलता है कि पहले हमने इसका ध्यान ही नहीं रखा, और ये कितना एक ध्यान रखने लायक ये चीज़ है। जी डॉक्टर रीबा, यहाँ पर समय हो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर और भी चीज़ें आपसे जानेंगे, क्या करना चाहिए, कैसी एक डाइट लेनी चाहिए, इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद और भी पाँव से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डॉक्टर अरीबा अहमद के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं शरीर के उस हिस्से की जो कि बहुत ही एक अहम हिस्सा है हमारे शरीर का, और इसीलिए शायद इस हिस्से की पूजा तक हमारे कल्चर में की जाती है, और इसको चरण कह के भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि एक शरीर का जो बोझ अपने ऊपर लेकर चलते हैं, वाकई ही ये पूजा के योग्य हैं, ये पूजने लायक ये शरीर का अंग है, और इसीलिए इसकी महानता हमारे वेदों शास्त्रों में कही गई है। आइए इसके ऊपर फिर एक बार चर्चा करते हैं। डॉक्टर अरीबा अहमद हमारे साथ हैं जो कि बता रहे हैं कि कैसे इनको हम ठीक रख सकते हैं। जी डॉक्टर अरीबा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे हमारी एक गाड़ी होती है, गाड़ी कहते अगर सही तब चलती जब उसके टायर सही हों, तो गाड़ी के ऊपर कितना भी लोड हो, कितना भी वजन हो, वो सब ठीक चलता है। ये अगर हम शरीर को भी एक अपनी गाड़ी समझ लें, और ये पाँव कह सकते हैं कि एक तरह के इसके टायर हैं जो इतना बड़ा वजन जो अपने ऊपर उठा कर चलते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, हो जाता हो कि शरीर वजन ज़्यादा है ऊपर, लेकिन टायर कमज़ोर हैं, पाँव कमज़ोर हैं, तो वेट अगर ओवर वेट ज़्यादा हो गया उसके कारण भी ये तकलीफ़ आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल ज़रूर। अगर 5 पाउंड भी आप गेन कर लेते हैं ना, तो आपके पाँव में, आपका पाँव सबसे पहले फील करेगा, और सबसे पहले तो आपकी हील में पेन होगा, और आपको सबसे पहले आपकी हील फील करती है, और फिर इसको प्लांटर फैशियाइटिस हो जाता है बहुत दफ़ा लोगों को, तो डेफिनेटली। जी, और डॉक्टर रीबा मैं फिर उसी बात पर आऊँगा, जैसे आपने ये बताया, हमें दिखाया कि ऑर्थोटिक्स जो होते हैं आप कस्टम मेड बनाते हैं। अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाँव में, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम, क्या उसको भी इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो भी एक सेफ रह सके आने वाले समय में उसके पाँव? तो ये हम लोग एथलीट्स को बहुत देते हैं, बहुत जो रनर्स होते हैं जो हर वक्त पता नहीं 10 माइल्स पे जा रहे होते हैं, तो ये लोग सबसे पहले तो यही आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ ऐसा दें कि हम लोग को कोई पाँव का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या ले सकते हैं ताकि हम लोग प्रिवेंट करें इंजरीज़ या पाँव का पेन। तो ये हम एथलीट्स को बहुत देते हैं, और रेगुलरली सबको ज़रूरत है। आई थिंक हम लोग की कंट्रीज़ में इतनी अवेयरनेस नहीं है इन ऑर्थोटिक्स की, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में इसकी अवेयरनेस है। तो ये तो डेफिनेटली सबको ज़रूरत है, बिकॉज़ हम लोग जिस तरह एज करते हैं हम लोग की बोन्स क्रोकेड होने लगती हैं। जी, और डॉक्टर रीवा कई बार तो मैं ये सोचता होता जब भी मैं किसी फार्मेसी पे जाता है, इनको पड़ा हुआ देखता हूँ जिसको हम पतावा कहते हैं, मैं ये सोचता था कि शायद ये अगर शूज़ थोड़ा लूज़ है आपको उसमें डाल के उसको टाइट करने के लिए शायद इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीज में ऐसा होता भी, अगर पाँव का थोड़ा वो शूज़ लूज़ है तो उसमें एक और पतावा डाल देते हैं कि ताकि शूज़ टाइट हो जाए। तो यही कहीं ना कहीं हमारे मन में वो सोच बनी हुई थी कि शायद ये इसीलिए पड़े होते हैं, लेकिन आज आप बता रहे हैं कि इनका क्या सही इस्तेमाल है। हाँ, इसमें बहुत ही बेनिफिट्स हैं, इसमें खाली बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि किड्स को अगर आप अपने किड्स को इवैल्यूएट करें कि अगर ये लोग फ्लैट फुटेड हैं अभी से ही छोटी एज में, तो डेफिनेटली इसको ऑर्थोटिक की ज़रूरत है ताकि आप अडल्टहुड में इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। बिकॉज़ फ्लैट फुटेडनेस जाके अडल्टहुड में आर्थराइटिस बनता है एंकल में और पाँव में, और बहुत पेनफुल होता है। और अगर आपको इसको
अगर ये रिजिड फ्लैट फुट होता है तो फिर ये ऑर्थोटिक्स भी करेक्ट नहीं कर सकता। जी जी। और जैसे आप बता रहे थे कि ये इसका इतना ज़रूरी जो एक इस्तेमाल है वो तब होता है कि जब हमें सही इस चीज़ का पता हो। और आपने एक वर्ड यूज़ किया कि प्लैंटर फैशियाइटिस, ये क्या होता है? तो प्लांटर फैशियाइटिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पाँव के प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं देखती हूँ जो 70% ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं ऑफिस में वो यही बोलते हैं कि हमारे हील में पेन हो रहा है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोग स्टेप करते हैं तो पेन हो रहा है पाँव में। ये यूजुअली होता है अगर आपने रॉन्ग शूज़ पहने हैं या कोई ब्रांड न्यू जिम किया है, एक्सरसाइज पे गए हैं, बहुत टू मच अगर आप कोई ट्रिप ले ली, कोई आउट ऑफ द कंट्री या कहीं पर भी चले गए, बहुत एक्सटेंसिवली आपने कहीं वॉक कर लिया है, तो फिर आपकी हील बोन जहाँ पर एक प्लांटर फैशा कनेक्ट होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके लिए हमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, अप टू 3 इंजेक्शंस। और फिर उसको फिर हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी से, और अगेन ऑलमोस्ट हर पाँव की प्रॉब्लम पे हम लोग यही यूज़ करते हैं कि इससे आपका कस्टमाइज्ड पाँव का जो ऑर्थोटिक है, इसमें हील के अंदर जो आपको हील स्पर हो जाता है प्लांटर फैशियाइटिस पे, अगर आप एक्सरे लेंगे तो एक यूजुअली हील स्पर होता है यहाँ पर हील के नीचे, तो इसमें हील स्पर का पैड डालते हैं और ये ऑर्थोटिक आप पहनेंगे तो आपका प्लांटर फैशियाइटिस कंट्रोल्ड होगा, मतलब आपको इन्फ्लेमेशन बार बार नहीं होगा। इससे आप अच्छी बेहतर अपनी रनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं पहनेंगे, ये परमानेंट फिक्स है प्लांटर फैशियाइटिस का। ये इंजेक्शंस और एंटी इन्फ्लेमेटरीज वो सारी जैसे बोलते हैं ना कि वो परमानेंट फिक्स नहीं है, ये टेम्परेरी फिक्स है। तो लाइक आई सेड सबको ज़रूरत है इसकी, बिकॉज सबके बोन्स अडल्टहुड में क्रोकेड होने लगती हैं। जी। और जैसे आपने कहा कि आप इंजेक्शन लगाते हैं अगर इन्फ्लामेशन हो, पाँव में दर्द हो उसके लिए, तो वो जो इंजेक्शन आप लगाते हैं पाँव में उससे राहत मिल जाती है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, कुछ हो सकते हैं या नहीं ऐसे, या सेफ़ है? इंजेक्शन में यही होता है कि अगर 24 आवर्स में आपको पोस्ट जैसे बोलते हैं ना फ्लेयर अप हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप आइस कर लें। मेरे कभी भी एक्सपीरियंस में कोई पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ स्टेरॉयड इंजेक्शन से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही सेफ़ है। अगर आपको पेन है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज, हम लोग इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरीज देते हैं ताकि आपको वो जो पेन होता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन होता है, जो फ्लेयर अप, उसको कंट्रोल करते हैं हम इंजेक्शन के बाद एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दे के। बट बहुत सेफ़ है हमारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारी कंट्रीज से आते हैं उनको ये होता है कि हम लोग स्टेरॉयड इंजेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उनको लगता है कि जैसे कि ये डेंजरस है, लेकिन ये डेंजरस नहीं है, ये बहुत सेफ़ है। अगर आपको बहुत इन्फ्लेमेशन हो रहा है कि आप लिम्प कर रहे हैं, आप वॉक नहीं कर सकते, तो मैं बोलूँगी कि आप डेफिनेटली एक स्टेरॉयड इंजेक्शन एक ट्राई करें, बिकॉज़ एक बहुत दफ़ा एक इंजेक्शन से आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो काम डाउन हो जाता है। जी। और एक हम अक्सर एक और चीज़ सुनते हैं कि पाँव में एक एड़ी होती है जिसे हम एंकल भी कहते हैं, इसमें काफ़ी दफ़ा दर्द होता है, काफ़ी लोगों के बहुत सारी ये प्रॉब्लम है एंकल में एड़ी का दर्द जिसे कह सकते हैं, तो इसके लिए क्या आप करते हैं और ये क्यों होता है? तो एंकल का सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप चल रहे हैं, इधर आप एथलीट हैं या आप खाली वॉक भी कर रहे हैं, जैसे कि कोई सुपरमार्केट गए और अचानक से आपका पाँव ट्विस्ट हो गया, तो सबसे पहले यही होता है कि आपको एंकल स्प्रेन हो जाता है। तो एंकल स्प्रेन बहुत पेनफुल होता है और बहुत स्वेलिंग होती है, मंथ्स लगते हैं स्वेलिंग को काम डाउन करने पे। तो यही है कि इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने एक्सरेज करें, और यही है कि फ़िज़िकल थेरेपी हम लोग करवाते हैं, और इसके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करते हैं हम। जी। और उससे ये दर्द जो है जैसे आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाता है एड़ी का दर्द? एड़ी का दर्द ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप सही टाइम पे अपनी एंकल के पेन के लिए नहीं आए और अगर बार बार आपका एंकल स्प्रेन होता गया, तो फिर आपका आर्थराइटिस हो सकता है साइड पे एंकल में, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा एंकल स्प्रेन, जितने ज़्यादा एंकल ट्विस्ट होते गए, तो फिर जब आर्थराइटिस होता है तो फिर उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है हमें। जी। और डॉक्टर रीबा, एक चीज़ और हमें सुनने में आती है कि जो कैंसर होता है, आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाँव में भी कैंसर जो है हो सकता है। पाँव में कैंसर कैसे होता है?
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं फ़्लोरिडा में भी प्रैक्टिस करती हूँ और न्यूयॉर्क में भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो जो फ़्लोरिडा में बहुत सनलाइट होती है, बहुत जैसे सन होता है, तो पाँव में तो इतनी सन नहीं हिट करती है, लेकिन फिर भी हम लोग पाँव के कैंसर फ़्लोरिडा में बहुत निकालते हैं। छोटा सा लीजन हो गया, वो खुद ब खुद चेंज होता रहता है कलर। आप बहुत दफ़ा पिगमेंटेड लीजन, अगर आपका कोई कलरफुल लीजन है, आप पाँव पे देखें आपका कोई है और अगर बढ़ रहा है तो इसको बायोप्सी की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर ये कैंसर हुआ तो आप मतलब आप खुद ब खुद हर जगह फैल सकता है आपका कैंसर। और ये है कि आप नेल्स को चेक करें। आपके नेल्स में अगर जो फंगल नेल्स और कैंसरस, जो कैंसर हम लोग नेल में करते हैं वो डिफरेंट लुक होता है। फंगल नेल्स बस ब्राउन होते हैं, जैसे ब्राउन और डार्क होते हैं। लेकिन अगर कैंसरस नेल है वो बहुत दफ़ा फंगल नेल की तरह नज़र आता है। उसमें एक ब्लैक स्ट्रीक होती है जो ऑल द वे आपकी स्किन तक एक्सटेंड होती है। तो अगर आपके पास ब्लैक लाइन है आपके नेल के ऊपर, टो नेल के ऊपर, जो एक्सटेंड हो रही है आपके स्किन तक, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने पाँव के डॉक्टर के पास जाएं और इसको बायोप्सी करें। बिकॉज़ हो सकता है कि ये कैंसर हो और आपको पता ही नहीं है। और तो ये बहुत ही और इसका सीरियस इलाज प्रॉब्लम फिर है। कैसे किया जाता है अगर ये कैंसर हो? तो यही है, अगर टो में है ये कैंसर, अगर टो में हम लोग निकालते हैं तो फिर अगर अर्ली कैच कर लिया तो हमें इसको टो एम्पूटेशन करना पड़ता है, या थोड़ा सा आधा टो एम्पूटेशन करते हैं या पूरा टो एम्पूटेशन करते हैं। जी। तो अगर टो एम्पूटेशन करते हैं तो अपना आपका पूरा पाँव सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो फिर ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस देयर, आप पूरा अपना पाँव बल्कि अपना पूरा लेग लूज़ कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर रीवा, समय हो चला है फिर एक ब्रेक का। और दोस्तों, ब्रेक के बाद जानेंगे कि नेल फंगस कैसे होता है और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट रहते हैं, और भी पाँव से जुड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हेल्थ के आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो सबसे ज़रूरी शरीर का हमारे अंग है, हमारे पाँव। किस तरह से अगर ये सही सलामत हों तो सारा शरीर जो है एक हष्ट पुष्ट रहता है। इसके बारे में चर्चा करें डॉक्टर अरीबा अहमद जी के साथ, जो कि एक पोडियाट्रिस्ट हैं और कैसे इन सभी चीज़ों को हमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आइए इनके साथ एक बार फिर मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर अरीबा जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि जो पाँव में जो नेल्स होते हैं उंगलियों पे, उसमें कई बार वो फंगस हो जाता है। तो उसको कैसे, फंगस में पहली बात तो होता क्या है और दूसरा फिर आप कैसे इसको ट्रीटमेंट किसका करते हैं? तो फंगस के 3 ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। नंबर 1, एक बस एंटी फंगल मेडिकेशन आता है जो कि नेल पॉलिश जैसा लगता है, क्लियर, लेकिन वो नेल पॉलिश नहीं होता, वो मेडिकेशन होती है। वो आप रोज़ लगाते रहें अपने नेल्स के ऊपर और फाइल करते रहें नेल फाइलर से डेली, ताकि वो पेनिट्रेट हो डीपर इनटू द नेल प्लेट, और फिर उससे आपका नेल खुद ब खुद क्लियर होना लगता है। लेकिन इसका बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट 6 months to 1 year आपको रोज़ लगाना है पेशेंटली। आपको चेंज भी नहीं नज़र आएगा, लेकिन पेशेंटली आप रोज़ लगाते रहें। और एक और है कि जो कि वर्क करता है लेकिन आपके लिवर को अफेक्ट करता है, उसका नाम है लैमिसिल टैबलेट्स, जो आप 3 months तक ले सकते हैं, लेना पड़ता है आपको 3 months तक। लेकिन उसके ऊपर आप कोई अल्कोहल इनटेक नहीं कर सकते, कोई भी अल्कोहल नहीं ले सकते। और ये है कि आपको ये थोड़ा सा आपके लिवर को अफेक्ट करता है, लेकिन इट वर्क्स। तो ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और फिर एक थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत बिग है, वो लेज़र ट्रीटमेंट है कि आप लेज़र रोज़ करें अपने, आई मीन रोज़ तो नहीं करते हम लोग, पर मीनिंग एवरी 6 weeks मैं करती हूँ लेज़र ट्रीटमेंट ऑन योर नेल्स। लेकिन वो कॉस्टली है, वो इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है। जी। और डॉक्टर रीबा, आपने कहा कि अल्कोहल इसमें नहीं लेनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अल्कोहल लगा सकते हैं कि नहीं? जी। क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं देसी नुस्खा कोई ना कुछ ऐसा निकालो कि जैसे अगर पी ना सके ऊपर लगा के देख लो, शायद आराम आ उसके ऊपर जाए। लगा लें, राइट। जी। तो आपने ये आई बात विश इतना कही। इजी होता कि अल्कोहल से खत्म हो जाए, पर नहीं। जी, आपने ये बात करी इसका इलाज कैसे, लेकिन एक्चुअली में ये नेल फंगस होता क्या है? ये नेल फंगस एक्चुअली, फंगस डिफरेंट होता है, राइट?
तो नेल फंगस बेसिकली आपकी नेल के अंदर ग्रो होता है, लेकिन नेल के नीचे ग्रो होता है। जी तो नेल के ऊपर आपको नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली इसकी ग्रोथ नेल बेड के ऊपर होती है, अंडरनीथ द नेल्स। तो ये आई मीन बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है और बहुत स्लो लगता है, बहुत टाइम लगता है इसको किल करने के लिए। जैसे हम वो कई बार देखते हैं नाखून जो होते हैं वो ऊपर कोट जाते हैं एकदम से, उससे आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं, वो चीज़ जो है वो नेल फंगस होती है। मतलब आप बोल रहे हैं कि ऐसा लगता कैसे जी। है, जैसे देखने में कैसा जी, लगता देखने है? में। तो देखने में यही कि आप अगर आप स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो आप क्लीन पर्सन भी होंगे तो भी मोस्ट लाइकली बोलते हैं ना एक डायबिटिक फुट, एक जी। डायबिटिक फुट की एक डिफरेंट ही नेल्स यूजुअली फंगल हो ही जाता है, इनको फंगस एनी हाउ हो ही जाता है, बिकॉज इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो खुद ब खुद इनको नेल फंगस हो जाता है ओवर टाइम। जो दूसरे लोग हैं जो हेल्थी हैं उनको इसलिए होता है कि बेसिकली फ़ीमेल को तो डेफिनेटली नेल सलॉन से मोस्टली अगर कोई क्लीन रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया इन्होंने इसके ऊपर तो हो जाता है। और इसका कलर यही होता है कि डार्क थिक, बहुत ही थिक नेल होता है और डिसकलर्ड नेल होता है, जैसे कि बहुत ही अगली लुकिंग नेल है। तो यही इसको बोलते हैं नेल फंगस। जी। और अगर नेल फंगस होता है तो मोस्ट लाइकली आपके स्किन पे भी, अगर माइक्रोस्कोप हम लेंगे तो मोस्ट लाइकली आपके स्किन पे भी फंगस होएगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं तो अगर आपको इचीनेस है आपके पाँव पे तो इसको बोलते हैं एथलीट्स फुट, जो कि स्पेशली जो जिम के लोग हैं जो बहुत जिम में जाते हैं और अगर सेम सर्फेसेस यूज़ कर रहे हैं ये लोग, या अगर कुछ किड्स होते हैं जो डॉर्म में साथ रहते हैं तो सेम फ्लोर पे बगैर बेयर फुटेड चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एथलीट्स फुट बहुत कॉमन है और उसको ट्रीट करना बड़ी इजी है, आप क्रीम लगाएं और उससे ठीक हो जाता है। जी। और पाँव में हमारे कई बार लंप हो जाते हैं, तो लंप का आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं? तो लम्स बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते, जैसे कि कोई मैस हो जाता है पाँव के नीचे, स्पेशली जो मैंने आपको प्लांटर फैशियाटिस के बारे में बताया, प्लांटर फैशा के अंदर ही एक लंप हो जाता है बहुत दफ़ा लोगों को। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बनाइन ग्रोथ होती है, तो इसलिए हम लोग MRI लेते हैं। MRI में पता चलता है कि कोई पैथोलॉजी या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, और कोई भी लंप बगैर बायोप्सी के तो डेफिनेट हम लोग को पता नहीं चलता। तो अगर आपको लंप है, पेनफुल है, बहुत टाइम से बड़ा हो रहा है साइज़ में, तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसको जाके टेस्ट कराएं, अपना MRI कराएं, और उस अगर बहुत पेनफुल है तो अगर आपका अगर सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि रिमूव करें। डिपेंड कहाँ करता है कि कहाँ लंप है, तो पहले MRI के बगैर तो हमें पता भी नहीं चलता। जी। और पाँव की अगर प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना भी हो, एक चीज़ जो बहुत अहम अपनी भूमिका निभाती है, जो बहुत एक स्पेशल रोल है जिनका, शूज़ का। तो शूज़ हमें कैसे पहनने चाहिए जिससे हमारे पाँव जो कंफर्टेबल रह सकें, इन सभी बीमारियों से दूर रह सके, कैसे एक शूज़ हमें पहनने चाहिए? तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग का सारा वेट, जैसे कि मैंने बोला, सारा पाँव के ऊपर जाता है, तो हम लोग अच्छे शूज़ नहीं पहनते। हम लोग बहुत टाइम तक एक ही शू पहनते रहते हैं और वो बेसिकली वेयर डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो भी हम वही शू पहनते रहते हैं, और बहुत प्रॉब्लम्स हमारी बोन डिफॉर्मिटीज़ इसी की वजह से होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने शूज़ आप 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, अगर आप एथलीट हैं, रनर हैं, तो अपने एवरी 6 मंथ्स आप एक नया शूज़, अच्छा स्नीकर बाय करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं तो मे बी 8 मंथ्स टू अ ईयर, लेकिन न्यू शूज़ आप बाय करते रहें। और एक शू टेस्ट होता है कि जैसे कि सपोज़ करें ये स्नीकर है, ठीक है ना, इसको अगर आप ये तो चले ऑर्थोटिक है, लेकिन अगर इसको लेकर आपका पूरा शू बेंड हो रहा है, स्टिफ नहीं है नीचे से, तो ये अच्छा शू नहीं है। हमेशा जब आप बेंड करें शू को तो इसको बेंड नहीं होना चाहिए, मतलब इसको रिजिड रहना चाहिए नीचे से। अगर वो बेंड हो रहा है तो मतलब आपको प्लांटर फैशियाटिस होने के चांसेस बहुत हाई हैं और आपकी बोन्स को बोनी डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और जबकि कई बार हम शू स्टोर पे जाते हैं तो बिल्कुल एकदम शूज़ को बेंड करके दिखाते हैं कि ये देखो जी कितना कंफर्टेबल शू है, बिल्कुल बेंड हो जाता है। हाँ। और आप बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हैं कि नहीं, वो जो बेंड हो रहा है शू वो Yes. नहीं लेना चाहिए। स्पेशली आजकल जो नाइस डिज़ाइनर वेयर हैं, बहुत प्रिटी, बहुत क्यूट लगते हैं देखने में, लेकिन पाँव के लिए बहुत ही बुरे हैं। तो डेफिनेटली अच्छा स्नीकर, वेल पैडेड स्नीकर इज़ व्हाट यू नीड। जी।
और अगर बात करी जाए कई बार फ्रैक्चर हो जाता है पाँव में, तो फ्रैक्चर को कैसे उसका हमें पता चलता है कि ये फ्रैक्चर है, कुछ दर्द ऐसा होता है, फिर उसका कैसे इलाज हम कर सकते हैं? तो फ्रैक्चर तो बहुत कॉमन है। अगर आप एल्डरली हैं और अगर आपका विटामिन डी सही नहीं है तो आपको तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बहुत, और या तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस है आपको, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, अचानक से वॉक करते हैं तो हो जाता है लोगों को। तो फ्रैक्चर्स आपको पता भी नहीं होगा और आपको पाँव में बहुत पेन होता है, कोई भी एक्सक्रूशिएटिंग सिवियर पेन, आपको एक्सरे की मस्ट है, राइट? तो एक्सरे लेते हैं तो पता चलता है कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। और अगर फ्रैक्चर है, अडल्ट है, कोई भी एज ग्रुप हो, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है, हर बोन को 6 वीक्स लगते हैं ट्रीट होने में। और यूजुअली हम लोग एक बूट होता है जो कि आपने देखा होगा, कैम बूट बोलते हैं, एक लंबा सा बूट होता है, वो पहनते हैं 6 वीक्स तक। और अगर आप वो कंसिस्टेंटली स्ट्रिक्टली आप पहनते रहेंगे वो फ्रैक्चर के लिए, तो खुद ब खुद बोन्स अच्छी ठीक हो जाती हैं, हील हो जाती हैं। और डॉक्टर रीबा, कोई ख़ास तरह की डाइट आप रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को, कैसी डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारे जो पाँव में बिल्कुल ठीक रह सके? तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपने जो फ्रैक्चर का बोला, मैं यही कहूँगी कि विटामिन डी इज़ अ मस्ट। स्पेशली हम लोग एशिया के लोगों के, जो एशिया के कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जहाँ से हम लोग की जीन्स हैं, वहाँ पर हम लोग की विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो विटामिन डी इज़ अ मस्ट। अगर आपका लो है लेवल तो आप चेकआउट करें। बहुत सारी चीज़ें, विटामिन डी डिफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं जी। और डाइट यही है कि हेल्थी डाइट रखनी चाहिए हमें। स्पेशली डायबिटिक्स को तो आपको पता है कि अगर आप हेल्थी डाइट नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली डायबिटिक अल्सर्स हो सकते हैं। और तो यही मैं बोलूँगी कि वॉकिंग, और डाइट से ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि एक्सरसाइज एंड वॉकिंग इज़ अ मस्ट, स्पेशली फॉर दोज डायबिटिक्स। बिकॉज अगर आप वॉक करेंगे तो आपका सर्कुलेशन इंटैक्ट रहेगा, वरना तो डायबिटिक्स का सर्कुलेशन डाई इसीलिए होता है बिकॉज वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जी डॉक्टर रीबा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत सुंदर जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करी, जो कि आई एम श्योर कि अगर इन बातों को हम अपने अमल में ले आएँ, इनको अपनाएं, तो हम काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। या ये कह लें कि अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो बिल्कुल हम उसके ऊपर अगर ध्यान दें तो उसको ठीक किया जा सकता है। और इन सभी बातों पर आपने हमारे साथ चर्चा की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ये थे डॉक्टर रीबा अहमद जी, कैसे एक पाँव को हम ठीक रख सकते हैं जिनके ऊपर सारा हमारे शरीर का दारोमदार टिका हुआ है। इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा एक हमें ज़रूरत होती है। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।